हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसे कि आप लोग को बता दूं कि आज के जो क्लास जो चलने वाला है वो भी बिहार पैरामेडिकल का, जिसमें हम लोग जितने भी जो होता है पीपीटी क्वेश्चन जो है सब लोग को एक एक करके कार्य करेंगे, सॉल्व करेंगे। जिसमें जितने भी क्वेश्चन हम बताएंगे सभी क्वेश्चन जो होगा वो 2026 में जितने भी लोग पैरामेडिकल के जो एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं उनके लिए बहुत बहुत यूजफुल होने वाला है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो पर पूरी तरह से बने रहिए। इसमें मैं ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को नहीं करवाऊंगा, जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा सभी क्वेश्चन जो होगा वो क्लास के दृष्टि है ना दृष्टि से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होगा और एग्ज़ाम में आने की बहुत संभावना है। जो ऐसा क्वेश्चन जो लगभग लगभग आपको बार बार एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, तो मैं प्रति वीडियो में आप लोग को मात्र 10 से 15 क्वेश्चन करवाऊंगा। जो टोटल जो आपका क्वेश्चन होगा लगभग लगभग कम से कम आपको 500 के आसपास जो है मैं कराने का प्रयास करूंगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो पर आराम से बने रहिएगा। हर एक वीडियो में ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, शॉर्ट ही वीडियो होगा, जिसमें आपको लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपको प्रति वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिया जाएगा, वो नंबर पर आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन भी हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट करने से पहले इस चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन दोस्तों के साथ सेंड कीजिए जो मेडिकल के एग्ज़ाम को तैयारी करना चाहते हैं और मेडिकल के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं हम लोग शुरू। चलिए देखिएगा, सबसे पहला बोला क्वेश्चन क्या बोला है। हमारा जो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन जो हमारा है, देखिएगा क्वेश्चन कि कोस्का का खोज किसने किए थे। कोस्का का जो सबसे पहले जो खोज करने वाले थे जिनका नाम था, ध्यान दीजिएगा, इनका जो खोज किया गया था वो 1665 ईस्वी में इनका है ना 1665 ईस्वी में कोस्का का काम किए थे। सबसे पहले जो है कोस्का का जो खोज किया गया था वो 1665 ईस्वी में किए थे, जिनका नाम था रॉबर्ट, है ना। ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने क्या किए थे, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किए थे 1665 ईस्वी में क्या किए थे, इन्होंने क्या किए थे, खोज किए थे कोस्का को। चलिए, तो इनका जो राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, यानी सी होगा। रॉबर्ट हुक जो है कोस्का का क्या किए थे, खोज किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा, आप लोग ना वीडियो पर बिल्कुल तरह से बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्यान दीजिए, कह रहा है कि कोस्का का पावर हाउस किसे कहा जाता है, यानी कोस्का का जो पावर जो हाउस होता है, ध्यान दीजिएगा, कोस्का का जो पावर हाउस जो कहलाता है वो किसे कहते हैं। तो कोस्का का जो पावर हाउस जो होता है वो किसे कहा जाता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को जो कहा जाता है, कोस्का का पावर हाउस कहा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, कोस्का को पावर हाउस इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि कोस्का जो हमारे जो शरीर को क्या करता है, विकास करता है, वृद्धि करता है हमारे शरीर का जो होता है। और यहाँ से याद रखिएगा कि कोशिका जो हमारे शरीर के क्या है, एक सबसे जो होता है वो सबसे छोटी इकाई है। हमारा कोशिका जो है शरीर के जो है वो सबसे क्या है, छोटी इकाई के भी नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से भी ये क्वेश्चन को कर सकता है कि कोशिका हमारे शरीर की कौन सी इकाई है, सबसे क्या है, छोटी इकाई के नाम से जाना जाता है। और इनके बारे में जो बताने वाले थे जिनका नाम था, ध्यान दीजिएगा, जिनका नाम था स्लाइडन और स्वान, दो है ना, दो वैज्ञानिक ने मिलकर क्या किए थे, कोशिका के बारे में सबसे पहले बताए थे कि कोशिका हमारे शरीर की क्या है, सबसे छोटी इकाई होती है और हमारे शरीर को क्या करता है, रचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से काम करता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन हमारा जो बोल रहा है, वो हमारा क्वेश्चन जो किया है वो क्या कहा था कि कोशिका का पावर हाउस, यानी हाउस बने पावर हाउस का मतलब कहा तो ऊर्जा गृह, यानी ऊर्जा घर किसे कहा जाता है, तो ऊर्जा घर किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चलिए आप लोग ना इसी तरह से वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा लेकिन शॉर्ट ही होगा सभी, लेकिन क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सभी क्वेश्चन आपको सबसे क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्लास का होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो होता है लगभग लगभग हर एक एग्जाम में, मेडिकल के एग्जाम में यही है ना, क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को लगभग मिल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जो बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है
कि मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं मानव शरीर के बारे में, ठीक है। तो हमारे मानव शरीर के में जो होते हैं हड्डियां जो होते हैं, ठीक है। अगर कह देगा कि शिशु, यानी जब शिशु जो होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर जब शिशु जो होगा, ठीक है, अगर शिशु जब गर्भ में होगा, कहाँ होगा, अगर शिशु जब गर्भ में होगा, ठीक है, अगर गर्भ की बात करेगा तो अगर शिशु गर्भ में होगा तो उनके शरीर में जो हड्डियां की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 6 से 308 के आसपास क्या होते हैं, यानी जब शिशु गर्भ में होते हैं तब, ठीक है। अगर शिशु के गर्भ की बात करेंगे तब हम लोग कहागा नहीं, इसका जो आंसर जो होगा 306 से हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 300 आपको 6 से हो जाएंगे 308 के, है ना, के हड्डियां की जो संख्या होते हैं। लेकिन अगर जब कह देगा कि शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, ठीक है, शिशु का मतलब हो गया कि जब से, है ना, भ्रूण का जन्म होता है तब जाकर क्या बनता है, शिशु बनता है। तो अगर शिशु में कह दे तो कितनी हड्डियां की संख्या होती है, तो वो 300 होती है, ठीक है। लेकिन अब हमारा बोल रहा है क्वेश्चन कि मानव शरीर में, जैसे मनुष्य जो होता है कि वयस्क शरीर में आते हैं, एक वयस्क, है ना, अवस्था में आ जाते हैं, तो उनकी शरीर में जो हड्डियां की जो संख्या जो होते हैं वो कितने हो जाते हैं, यानी आपका 206 हो जाते हैं। और इसी 206 हड्डी के जो अगर भाग में बांटा जाता है तो इसी के दो भागों में बांटा जाता है। इसी हड्डी को कितने भागों में बांट दिया जाता है, 2 भागों में बांट दिया जाता है। पहला के जो नाम हो जाता है एपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहला एपेंडिकुलर होता है और दूसरा क्या हो जाता है, एक्सल हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्सल हो जाता है। यानी इस भाग 2 भागों में क्या कर दिया जाता है, यानी इसे बांट दिया जाता है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन को याद रखिएगा कि मानव शरीर में जो होते हैं हड्डियां जो होते हैं उसे कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो हड्डी जो होता है पेंडिकुलर होता है जिसको उपांगीय हड्डी कहते हैं, और दूसरा जो हड्डी होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्सल हो जाते हैं। अपेंडिकुलर की जो संख्या अगर बात कर दे, है ना, कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसा भी कर देता है कि अगर अपेंडिकुलर का संख्या पूछ देता है तो अपेंडिकुलर का जो संख्या जो हो जाता है वो कितने हो जाते हैं, 100 कितने हो जाते हैं, 26 हो जाते हैं। और एक्सल की जो संख्या जो हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं, 80 हो जाते हैं, ठीक है। यानी दोनों मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो कितने हो जाते हैं, 206 हो जाते हैं, ठीक है। तो मानव शरीर में वयस्क मनुष्य का बोला है, तो मानव शरीर में जो हड्डियों की जो संख्या हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं, 206 हो जाते हैं। हम आगे बताएंगे कि 206 यानी, अब देखिएगा अपेंडिकुलर जो होता है वो 126 होते हैं। तो कौन कौन सी हड्डी होते हैं और कौन हमारे बॉडी में जो होता है, हमारे बॉडी में यानी अपेंडिकुलर होता है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और कहे ना, और एक्सल जो होते हैं हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग आप नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे, लेकिन पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करते हैं। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन हमारा जो बोल रहा है कि रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, यानी रक्त का जो रंग जो होता है, यानी ब्लड का जो कलर जो होता है वो किसके कारण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारा जो रक्त का रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण क्या हो जाते हैं, यानी लाल होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक प्रकार के क्या है, वो एक प्रकार का जीवाणु है। यहाँ से भी क्वेश्चन को आप याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन क्या है, तो एक प्रकार के क्या है, आपका जीवाणु है, एक प्रकार के बैक्टीरिया है, यानी एक प्रकार के क्या है, जीवाणु होता है, ठीक है। और इस जीवाणु में जो होता है वो एक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। इसमें जो होता है एक प्रोटीन पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो होता है एक प्रोटीन पाया जाता है, और उस प्रोटीन का नाम जो है वो हीम प्रोटीन है। क्या है, यानी हीम नाम का जो होता है इसमें जो होता है प्रोटीन पाया जाता है। यानी किस में पाया जाता है, यानी हीमोग्लोबिन में जो होता है, ध्यान दीजिएगा, हीमोग्लोबिन में जो होता है वो हीम नाम का प्रोटीन पाया जाता है, हीम नाम का प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हीमोग्लोबिन का रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है। चलिए, यहाँ से आप ये टॉपिक को याद रखिएगा कि अगर कह देगा कि अगर ब्लड का रंग अगर पूछे तो हीमोग्लोबिन के कारण क्या हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कह दे हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार
के बैक्टीरिया यानी जीवाणु है, ठीक है। और इसमें जो होता है हीमोग्लोबिन में हीम नाम का प्रोटीन पाया जाता है, हीम नाम का प्रोटीन पाया जाता है। इसी कारण जो होता है हीमोग्लोबिन ही रंग का है ना लाल हो जाते हैं, और वही हीमोग्लोबिन जो है ब्लड में मिलते हैं, जिसके कारण खून क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। चलिए समझे, तो इसका रंग क्या होगा, सी यानी हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए है ना, ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, और इसमें हम लोग सभी जो जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी आपको मेडिकल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन है ना करता है आपसे। चलिए 5 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि मानव शरीर के सबसे बड़ी अंग है, यानी अंग पूछा है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को मिस्टेक न कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें ग्रंथि नहीं पूछा है, तंत्र नहीं पूछा है। अगर तंत्र पूछता तो कुछ और आंसर होता, अगर ग्रंथि पूछता तो कुछ और आंसर होता, लेकिन हमारा बोला है कि मानव शरीर के सबसे बड़ी अंग क्या है, अंग आपसे पूछा है, ठीक है ना, ग्रंथि पूछा है और ना आपका तंत्र पूछा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो हमारा शरीर के जो सबसे बड़ी अंग जो होता है उसको हम लोग कहते हैं त्वचा कहते हैं। क्यों कहते हैं त्वचा, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में देखिएगा कि अगर मान के चलिए ह्यूमन बॉडी में जो होता है वो पूरा जो अंग जो होता है वो एक त्वचा से क्या होते हैं, ढके होते हैं। पूरा जो शरीर जो होता है एक त्वचा से ढके होते हैं, यानी त्वचा सभी है ना सिर से लेकर पांव तक सभी एक तरह से जुड़े होते हैं, इसीलिए त्वचा एक प्रकार की क्या है, अंग है, क्या है, अंग है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन अगर कर देता कि बताइए शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो, है ना, बड़ी ग्रंथि अगर पूछ देगा, या अगर क्वेश्चन कर दे कि शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि कौन हो जाएगा, या क्वेश्चन कर दे कि शरीर के सबसे बड़े है ना बड़े तंत्र कौन होते हैं, तो इसका आंसर कुछ और जाता, ठीक है। तो इसलिए इसका क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी अंग पूछा था तो इसलिए अंग पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, त्वचा होगा। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन कर दिया है ना, क्वेश्चन कर दिया है कि शरीर के यानी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, एक ग्रंथि आपसे पूछ दिया, अभी जस्ट आपको बता रहे थे। तो शरीर के सबसे बड़ी जो ग्रंथि जो होता है, ठीक है, वो हमारा यकृत होता है। क्या होता है, यानी हमारे शरीर के सबसे बड़ी जो ग्रंथि जो होता है वो कौन होते हैं, यकृत होते हैं। जो हम मानव शरीर में जो होते हैं यकृत की जो संख्या जो होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। क्या है ना, कितने होते हैं, वो 2 होते हैं, यानी इस प्रकार से क्या होते हैं, यकृत होते हैं। तो शरीर के सबसे बड़ी है ना ग्रंथि की अगर बात बोले तो क्या हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा यकृत। अगर कहीं कहीं अगर पूछ दे कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन होता है, तो सबसे छोटी ग्रंथि आप लोग याद रखिएगा, अगर सबसे छोटी ग्रंथि अगर कर देता तो सबसे छोटी ग्रंथि जो होता है प्यूटरी है ना ग्रंथि होता है, जिसकी अगर वजन की बात कर लें तो जिसका वजन जो होता है वो लगभग जो होता है 1 ग्राम होता है। क्या होता है, 1 ग्राम होता है। और इस जगह से एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, प्यूटरी ग्रंथि को इसका वजन जो होता है 1 ग्राम लगभग होता है, जो शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि होती है, लेकिन ये पूरे शरीर पर क्या करता है, नियंत्रण करता है, पूरे शरीर पर क्या करता है, नियंत्रण करने की काम करता है। इसीलिए प्यूटरी ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी इसे कहा जाता है। तो आप लोग ये भी क्वेश्चन को याद रखिएगा, इसका वजन याद रख लीजिएगा, छोटी ग्रंथि अगर बोलेगा तो ये याद रखिएगा, प्यूटरी ग्रंथि। अगर कह देगा कि शरीर के मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो प्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन जो बोला है वो क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन बोला था, ध्यान दीजिए, आपका सबसे बड़ी ग्रंथि होगा, इसलिए इसका जो आंसर जो होगा वो यकृत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा जो बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा कि जो मानव शरीर जो होता है सभी जीव का अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कहा है हृदय में कितने कक्ष होते हैं, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसे करता है तिलचट्टा कर देगा, ठीक है। तो ये सभी में अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कह रहा है कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं। यहाँ पर कक्ष कहा है, ठीक है, लेकिन कक्ष ना कहकर कहीं कहीं अगर बेसम कह दे, क्या कह देगा, है ना,
बेसम भी कह देगा, अगर इसको कहीं कहीं क्या कर देता है, बेसम कर देता है, ठीक है, या कहीं कहीं क्या कर देता है, कोष्ट कर देता है, क्या कर देता है, कोष्ट कर देता है, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। कहीं कहीं इसे कोष्ट कह ना कर देता है, कहीं कहीं इसे ना चैम्बर कहता है, क्या कह देता है, चैम्बर कह देता है। तो आप लोग सभी को याद रखिएगा, चैम्बर कह दे, बेसम कह दे, कोष्ट कह दे, कच कह दे, तो इसकी जो संख्या जो होते हैं वो कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग देखिएगा, यानी आपको इसका आंसर होगा 4। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हृदय की बात अगर हम लोग बात करें तो हृदय में अगर बात करते कि हम लोग को हृदय के आकार देखे होंगे, यानी हृदय जो आकार जो होता है इस प्रकार का होता है। मैं बनाने का प्रयास करूं, ठीक है, यहाँ पर हृदय के जो आकार जो होता है वो इस प्रकार का हमारा इस प्रकार का होता है, ठीक है। और यहीं से देखिएगा ये है ना बटा होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, देखिएगा 1 हो गया, है ना, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये क्या हो गया, 4 हो गया, ये 4 होता है, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन, यही जो आपको 1 2 3 और जो 4 दिख रहा है, इसी को बोलते हैं कच्छ बोलते हैं, कोष्ठ बोलते हैं, बेसम बोलते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कहते हैं, ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं आलिंद कहते हैं, और नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, नीलय कहते हैं, ठीक है। ऊपर वाला दोनों आलिंद हो गया, और नीचे वाला यानी 1 और 2 जो आलिंद हुआ, 3 और 4 जो हुआ नीलय हो गया, ठीक है। लेकिन इस तरफ वाले जो होता है, इस तरफ वाले जो बायां हो जाता है, और इस तरफ वाले जो होते हैं वो दायां हो जाता है, ठीक है। इस तरफ वाले क्या हो जाते हैं, दायां हो जाते हैं। जहां से आप लोग की अगर भाग पूछ देता, यही क्वेश्चन ना कर कर आपसे भाग पूछ देता, तो हृदय के कितने भागों में बांटा गया है, तो वो कितने भागों में हो जाता, 2 भागों में हो जाता। कितने भागों में हो जाता, 2 भागों में, क्योंकि कौन कौन हो जाता, आलिंद हो जाता, और क्या हो जाता, नीलय हो जाता। चलिए, लेकिन हमारे यहाँ पूछा है कि हृदय को कितने कक्ष में बांटा गया है, तो टोटल कितने कक्ष हो जाएंगे, 4 कक्ष हो जाएंगे। कितने कक्ष हो जाएंगे, 4 कक्ष हो जाएंगे। कौन कौन हो जाएंगे, दाया है ना, दाया आलिंद हो जाएंगे, बाया आलिंद हो जाएंगे, दाया नीलय हो जाएंगे, और बाया नीलय होंगे, ठीक है। इसी प्रकार इसी जगह से हमारा ब्लड को भी क्या होता है, सप्लाई होता है, शुद्धि होता है। चलिए, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो गया, 4। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर में 4 में नहीं 8 में हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन जो है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है, यानी रक्त को थक्का जो है वो कौन बनाता है। तो रक्त में आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर से थोड़ा सा हम देखते हैं, रक्त जो होता है बाबू, और है ना, रक्त जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है हमारा जो होता है ना, पहला जो होता है वो कौन होता है, आरबीसी होता है, ठीक है। पहला आरबीसी हो गया, और दूसरा जो होता है डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक है, और तीसरा में होता है बीपी होता है ना। यानी आरबीसी का पूरा अगर नाम कहीं कहीं को आपसे क्वेश्चन कर दे कि आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है, तो रेड ब्लड सेल होता है, और डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम जो होता है व्हाइट ब्लड सेल होता है, और बीपी का पूरा जो नाम होता है बीपी प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। चलिए, यानी आरबीसी का जो काम होता है, हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा देता है, हमारे शरीर को क्या करता है, पावर देता है, ऊर्जा देता है, सिर्फ इसका यही काम होता है, ठीक है। इसलिए इसका जो जीवन काल, इस सभी याद रखिएगा, जो मैं बोल रहा हूं उसको भी आप लोग कॉपी में ऐड कीजिए। आरबीसी का जो जीवन काल होता है 20 से लेकर 120 दिन का होता है, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी का जो काम जो होता है, हमारे शरीर में जितने भी रोग होता है, जितने भी बीमारी होता है, ये सभी से क्या करता है, लड़ने के काम करता है। क्या करता है, ये सभी से लड़ने के काम करता है, और इसलिए इसका जो जीवन काल होता है, फिर है ना, इसलिए इसका जो जीवन काल होता है वो कितने दिन का होता है, 3 से कितने दिन का हो जाता है, 5 दिन का होता है, 3 से 5 दिन का इसका जीवन काल हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आरबीसी का जो निर्माण होता है हमारा शरीर के जो होता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में इसका क्या होता है, निर्माण होता है। और इसका जो मृत्यु जो होता है वो कहाँ होता है, प्लीहा यानी तिल्ली में होता है। इसीलिए आरबीसी की कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आरबीसी की कब्रिस्तान भी अगर क्वेश्चन कर दे कि आरबीसी की कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो आरबीसी के कब्रिस्तान प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है। चलिए, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का काम है शरीर का ऊर्जा देना, ठीक है। आरबीसी का जो जीवन काल जो हो गया 20 से 120 दिन का होता है, ठीक है। चलिए, डब्ल्यूबीसी का जो पूरा जो नाम होता है
व्हाइट ब्लड सेल होता है जिसका निर्माण जो होता है वो आरबीसी में ही होता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि इसका जो जन्म जो और मृत्यु जो दोनों को आरबीसी में ही होता है। लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन कर देता है कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है और प्लीहा में ही मृत्यु होता है। ये याद रखिएगा कि जहाँ आरबीसी का जन्म होगा वहाँ पे डब्ल्यूबीसी का ही उसी में से जन्म होगा, ठीक है, और जहाँ मृत्यु होगा उसी में उसका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। लेकिन है ना, इसीलिए इसका जो जीवन काल जो होता है कितना दिन का होता है, 3 से 5 दिन का होता है। और ये हमारे शरीर को बीमारियों से रक्षा करता है। जितने भी बीमारी जो होता है हम लोग में होता है, ये सभी से लड़ने के काम कौन करता है, डब्ल्यूबीसी करता है। उसके बाद बीपी, बीपी का जो काम जो होता है ब्लड प्लेट है ना, जिसको ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स जो हमारे शरीर को क्या करता है, रक्त थक्का बनाने के काम करता है। रक्त को क्या करता है, यानी थक्का बनाने में मदद करता है ना। और इसलिए क्या करता है, इसलिए इसका भी जीवन काल जो होता है 2 से कितने दिन का हो जाता है, 4 दिन का इसका भी जीवन काल होता है। और इसका भी जो जन्म होता है आरबीसी में ही होता है, उसी जगह पे इसका क्या होता है, मृत्यु होता है। चलिए, तो आप लोग को पता हो गया होगा, अब आपको आंसर मिल गया होगा। आप आंसर खुद बना सकते हो कि ध्यान दीजिएगा कि रक्त के थक्का बनाने में कौन मदद करता है, तो वो कौन करता है, आपको प्लेटलेट करता है, यानी प्लेटलेट्स यानी बीपी करता है। कौन करता है, बीपी करता है। चलिए, इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि मनुष्य के श्वसन अंग, मनुष्य के जो होता है वो श्वसन अंग क्या है। यानी मनुष्य जो श्वसन के जो क्रिया करता है, श्वसन की क्रिया का मतलब हो गया कि जब हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है कौन भाग करता है, ठीक है। यानी सांस लेने और छोड़ने की जो क्रियाएं करता है वो किस अंग के द्वारा करता है, तो ध्यान दीजिएगा जो एक क्रिया जो हम लोग करते हैं वो फेफड़ा में करते हैं। क्या हमसे किसके द्वारा करते हैं, फेफड़ा में। जब क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, हम अपने शरीर को अंदर ले जाते हैं, तो वो कहाँ चला जाता है, हमारे शरीर के कहाँ चला जाता है, वो फेफड़ा में चला जाता है। कहाँ में जाता है, फेफड़ा में जाकर वो अपना क्या करता है, वो काम करता है। क्योंकि कारण क्या होता है कि फेफड़ा में जो होता है वायु कोष्ठ होते हैं। फेफड़ा में क्या होते हैं, वो इस प्रकार से क्या होते हैं, वायु कोष्ठ होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, इस तरह से छोटे छोटे हमारे जो होते हैं वायु कोष्ठ होते हैं। और इसी में जाकर हवा क्या हो जाता है, भर जाता है। क्या होता है, हवा भरता है और हमारा हृदय से इसमें क्या करता है, जाता है ब्लड जाता है। जहाँ पर क्या होता है, हमारे शरीर में ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन आता है। और ऑक्सीजन के कारण क्या हो जाता है, उसमें हीमोग्लोबिन यानी बैक्टीरिया आ जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो सिस्टम जो काम करता है वो कौन करता है, हमारा फेफड़ा करता है। तो इसलिए मनुष्य के श्वसन अंग का नाम क्या हो जाएगा, फेफड़ा। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट आपको दिख रहा होगा, कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। डीएनए के जो पूरा जो नाम जो होता है, डीएनए के जो पूरा नाम है, ध्यान दीजिएगा, डीएनए का पूरा जो नाम होता है वो क्या है, है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। यानी है ना, डीएनए के जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। यानी डीएनए के जो पूरा जो नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जिसके संरचना जो है सबसे पहले जो बताने वाले जो थे, जिनके बारे में डीएनए के बारे में जो बताने वाले थे, जिनका नाम था वाटसन एंड क्रिक। याद रखिएगा कि डीएनए के बारे में बताने वाले कौन थे, वाटसन एंड क्रिक। यानी डीएनए, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होते हैं। क्या होते हैं, डीएनए के जो पूरा जो नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो चलिए, आप लोग इस छोटे से वीडियो में आप लोग है ना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग को बताएं कि हर एक वीडियो में आपको मात्र 10 ही क्वेश्चन, ज़्यादा है ना नहीं देने का प्रयास नहीं करूँगा। शॉर्ट ही वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको प्रति वीडियो में आपको लगभग आपको 10 क्वेश्चन है ना मिलेगा, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, है ना, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो देखिएगा एक स्क्रीन पर आपको नंबर शो कर रहा होगा, तो आप इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप है ना टारगेट बायोलॉजी वाले में आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ से आपको सभी जितने भी जो होगा, जो क्लास यानी जो क्लास चल रहा है, जिसका आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज
कर सकते हैं और यहाँ से पीडीएफ को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, आपको सेंड कर दिया जाएगा। चलिए, तो आप इसी तरह से हर एक वीडियो पे बने रहिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सभी एग्जाम का दृष्टि से क्या होगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए, मैं आपको अगले वीडियो में लेकर चलता हूँ। अगली वीडियो में बताऊंगा 10 क्वेश्चन आओ। जब तक हमारी तरफ से सभी स्टूडेंट, सभी भाई को जय हिंद, जय भारत।